हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी का अपना निशान सर। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल निशान सर एसएसटी योद्धा में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हूँ और मैं हूँ आप सभी के साथ आपका ढाल बनकर। आपकी एग्जाम बहुत अच्छे होने वाला है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि जो भी बच्चे नए हैं उनके पास भी ये पहुंच सके, क्योंकि एग्जाम का समय भैया एक दूसरे का साथ बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, झारखंड का पेपर है मेरे पास, है ना, जेसी बोर्ड का है और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025 से 26 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें एक बच्चा मेरे पास भेजा था, बोला था सर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि कितना प्रश्न है, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और सबसे पहले हमारा शुरू होता है क्या, यहाँ पे खंड का, जो कि ऑब्जेक्टिव का है। चलिए जल्दी से हम अपना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत इजी आपको देखने में लग रहा होगा कि उत्पादन संभावना वक्र है ना बेटा। क्या है, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पूछ रहा है कि ढलान क्या है। तो आप सभी को पता है उत्पादन संभावना वक्र की ढलान जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है। तो पहले ये देखो, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र होता है वो इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार होता है। यानी कि क्या होता है बताओ, बाएं से दाएं की ओर होता है। क्या होता है, बाएं से दाएं होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाएं से दाएं है ना, और ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे सी भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ढलान पूछ रहा है तो बाएं से दायां होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। क्या है मेरे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। अब आप सभी को पता है कि भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक व्यक्ति की बात करता है या फिर व्यक्तिगत अध्ययन करता है। क्या करता है, व्यक्तिगत अध्ययन करता है। यही दो बात हमें देखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है भाई, जरा हम भी तो देखें। आइए, तो व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सभी। तो इनमें से डी बिल्कुल, ये सभी सही है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो व्यक्तिगत है, ये भी सही है, इसमें भी व्यक्तिगत है, सही है, इसमें छोटी छोटी इकाई यानी कि छोटे छोटे एक एक करके, वो भी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन नंबर 3, जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। पहले बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है आप सभी से कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब यहाँ पे देखो, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो क्या है। तो सबसे पहले बात हम ये जानते हैं कि पहले बच्चों हमारे अर्थशास्त्र में संसाधन क्या होते हैं। हमारे अर्थशास्त्र में जो संसाधन होते हैं बेटा वो सीमित होते हैं। संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीमित होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा हमारी जो ज़रूरत होती है वो असीमित होती है। तो इसके वजह से हमारी समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो समस्या है मेरे बच्चों वो सभी में आ जाएंगे। संसाधन का आवंटन कैसे करना है, संसाधन का सही उपयोग कैसे करना है, आर्थिक विकास कैसे, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनरली एन क्या है, इन डिफरेंस कर्व इज, है ना, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस यानी कि मेरे बच्चों उदासीनता वक्र के बारे में बोल रहा है। आमतौर पर एक उदासीनता वक्र, आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। तो आप सभी को पता है कि उदासीनता वक्र कैसे होता है, ये देखो ऐसे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा है। और यह मैंने बताया था कि एल आकार की होती है और अपने मूल बिंदु की ओर क्या होता है बेटा, अपने मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं, ये बताओ जरा क्या होते हैं। ये उनतोदर होते हैं। क्या होते हैं, उनतोदर, यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने मूल बिंदु की ओर उत्तल है। अब कैसे ये समझो, अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर मूल बिंदु की ओर अवतल। बेटा मूल बिंदु के अवतल की अगर हम बात करें ना, तो अवतल क्या होगा पता है, अवतल हो जाता है उत्पादन संभावना वक्र। क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र अवतल होता है। लेकिन यहाँ पे उदासीनता वक्र की बात कर रहा है तो ये उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न देखो, बोला है जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज, यानी कि प्यारे बच्चों जो हमारा डिमांड कर्व है, यानी कि जो मांग वक्र के बारे में बोल रहे हैं बेटा, मांग वक्र जो होता है उसकी ढलान क्या होती है। तो सबसे पहले देखो बेटा, मांग वक्र हमारा ये होता है ना, आप लोगों को पता चल गया। ऊपर से नीचे की ओर ढलान होती है और कैसी होती है, ऋणात्मक ढलान होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना, ऋणात्मक ढलान होती है। तो देख लो जरा ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए क्या दिया है, धनात्मक, ऋणात्मक। लो आंसर हो गया हमारा क्या, आंसर हो गया ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यानी कि उपयोगिता से संबंधित है। बेटा उपयोगिता से संबंधित है, क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भैया उपयोगिता जो होता है ये क्या होता है, यह संतुष्ट करती है मानव की ज़रूरत को या मानव की आवश्यकता को, क्या करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। यूटिलिटी जो होती है यह पावर होती है, यह क्षमता होती है कि नहीं। ठीक है,
क्षमता होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोगों को पता चल ही क्या होगा, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि से। उपयोगिता किससे संबंधित है, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आवश्यकता वस्तुओं की मांग की लोच है। चलो भैया, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है आप लोगों को पता है, क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। क्या होती है, इकाई से अधिक। क्योंकि प्यारे बच्चों इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कीमत उमत घटे कोई मतलब नहीं है, तो इकाई से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखते हैं, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। और ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार करा दिया है आप लोगों को कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। भैया उत्पादन फलन जो होता है यह उत्पादन, ध्यान समझना, यह उत्पादन और उत्पादन के साधन के बीच संबंध दर्शाता है। यह उत्पादन और उत्पादन साधन के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्पादन के साधन का फलन है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मौद्रिक लागत में। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक लागत जहाँ भी आएगा समझ लेना बैंक से रिलेटेड शामिल होंगे। क्या, बैंक से। लेकिन यहाँ पे पूछा मौद्रिक लागत में शामिल है सामान्य लाभ, निहित लागत, स्पष्ट लागत, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों सामान्य लाभ, निहित लागत, स्पष्ट लागत। तो भैया आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी जो है मौद्रिक लागत में शामिल है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा स्थिर लागत नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसी कौन सी कोष्ट है जो स्थिर लागत में नहीं आती है। क्या होती है, स्थिर लागत में नहीं है। तो मुझे पता है बेटा स्थिर साधन पे जो खर्च नहीं किए जाते स्थिर लागत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपकी कच्चे माल की लागत है ना, यह स्थिर लागत नहीं है। क्यों, क्योंकि कच्चे माल की जो कोष्ट होती है, अरे भैया एक मिनट रुकना, ठीक है, कच्चे माल की लागत, क्योंकि प्यारे बच्चों कच्चे माल की जो लागत होती है यह बदलती रहती है, यह परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, यह बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी वस्तु की, देखना ध्यान से क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स टाइप का है, देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस में वृद्धि हो गया 5%। ठीक है, कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की वृद्धि हो गई। भैया क्वांटिटी में क्या हो गया, 6% की वृद्धि हो गई है। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी। भैया पूर्ति की कीमत लोच क्या हो गई, 5 और 6, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 1 पॉइंट है ना, इसको हम क्या करेंगे PYQ कर देंगे। तो डेल पी, यानी कि मेरे बच्चों यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, डिवाइड लगाओ जरा, 1 और कितना हो जाएगा, 1 और 6 दूना 12, एक जाएगा, नहीं यहाँ पे तो 0 पॉइंट आएगा पहले। ठीक है, 0 लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और 6 48, 2 बचेगा, 6 18, 0.83। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप लोगों को समझ में आया, अभी समझाता हूँ, देखो एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि कीमत में यानी कि प्राइस में बेटा क्या हो रहा है, प्राइस में 5% की वृद्धि हो रही है, और क्वांटिटी में कितना हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है प्यारे बच्चों 6% की वृद्धि। तो कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा डेल पी, है ना, और बाई डेल क्यू, यानी कि क्या, प्राइस में परिवर्तन और क्वांटिटी में परिवर्तन। डेल पी प्राइस में कितना परिवर्तन है बेटा, 5% का। ठीक है, 5% का, और क्वांटिटी में कितना परिवर्तन है, 6% का। ठीक है, परसेंट से परसेंट तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 6 में 5 से डिवाइड लगाओ, चलो 6 में 5 से डिवाइड लगाते हैं। तो 5 है तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, और 6 48, है ना, कट गया, 2 बचा, 20, 6 18। ठीक है, इसलिए 0.83 जो है बिल्कुल सही जवाब है। समझे, आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब, जब अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी को हानि होती है तब क्या होता है बेटा, बताओ तब क्या होगा। हानि होगा तो क्या होगा भैया, हानि होगा तो एवरेज कॉस्ट जो होगा वो प्राइस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट जो होगा प्राइस से कम हो जाएगा। ठीक है, यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रम से D और S है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति में दिखाया जाता है। अरे बउआ एक बात बताओ, यहाँ तो कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है, ये जब संतुलन आ गया, देखो जरा यहाँ पे क्या आ गया, संतुलन आ गया। और सर जी आपने तो पढ़ाया है संतुलन मतलब क्या, बराबर, संतुलन मतलब क्या, बराबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं, बताओ। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में प्रवृत्ति है। पूर्ति की अधिकता यानी कि बेटा सप्लाई यहाँ पे क्या है, सप्लाई यहाँ पे अधिक है तो वस्तु की कीमत क्या होगी भैया, अगर सप्लाई बढ़ रहा है ना, देखो अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो वस्तु की कीमत क्या होगी बताओ।
सप्लाई की अधिकता में वस्तु की कीमत में प्रवृत्ति क्या होती है? वस्तु की कीमत क्या होगी बताओ? वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मांग अधिक होगा, अगर मांग अधिक होगा भैया तो हमारा क्या होगा? वस्तु की कीमत घटेगी। लेकिन सप्लाई अगर ज़्यादा बढ़ता है वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, फर्म में मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। चलो यहाँ पे प्रश्न देखो, फर्म यानी कि किसी कंपनी में मुक्त प्रवेश यानी कि आना जाना बिल्कुल खुला है, तो बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होगा बताओ? है ना, बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाजार मूल्य हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो आप सबसे पहले ये देखो कि बाजार में प्रवेश और निकास किस में होता है भैया? पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता। तो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य हमेशा कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे रुकना, रुको बेटा। यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औसत परिवर्तित लागत। ठीक है, औसत परिवर्तित लागत होगा। ठीक है, औसत परिवर्तित लागत। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी के बराबर हो जाता है प्राइस। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, क्या कर रहा है भाई? ये क्या कर रहा है प्रदर्शित, ये बताओ। ठीक है, एक्स है और डी है। ये देखो प्राइस, इधर है मांग की मात्रा। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? कुछ दिख तो नहीं रहा है, बताओ। पूरी तरह से लोचदार मांग है, अत्यधिक लोचदार मांग है, पूरी तरह से लोचदार मांग है, कम लोचदार मांग है। क्या है बताओ जरा, है ना। तो यह जो चित्र है बेटा, यह एक्स के बराबर थोड़ा सा कम देखो लोचदार परिवर्तित हो तो रहा है लेकिन कम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या? कम लोचदार मांग। क्या है? कम लोचदार मांग है। ठीक है, एक अधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है बेटा? एक अधिकार, नाम से पता चल रहा है एक, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक। ठीक है, आगे देखना अगला प्रश्न। स्थिर पूंजी में उपभोग को क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? भैया जो हमारा पूंजी स्थिर है उसके उपभोग को क्या कहेंगे? उसके उपभोग को कहेंगे निवेश। क्या कहेंगे? उसके उपभोग को कहेंगे निवेश। ठीक है, जब हम पूंजी स्थिर है ना, स्थिर पूंजी है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका क्या होगा भैया? पूंजी निर्माण नहीं होगा, मूल्य ह्रास तो नहीं होगा, वो तो कीमत घटना हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? निवेश। आगे देखिए, बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म है उन्हें कहा जाता है। अब देखो दो फर्म है उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें द्विअधिकार कहा जाएगा। क्या? द्विअधिकार कहा जाएगा। ठीक है, द्विअधिकार। आगे देखिए, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है? बेटा द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? आपको पता है द्वितीय क्षेत्र में हमारा व्यापार शामिल होता है। क्या शामिल होता है? व्यापार शामिल होता है ना। और बीमा, ये बीमा, बैंकिंग, ये सब किस में? ये तो तीसरा क्षेत्र में शामिल है। किस में? तीसरा क्षेत्र में। ठीक है, विनिर्माण अगर देखा जाए ये भी तीसरा क्षेत्र में आ गया, बीमा भी तीसरा क्षेत्र में आ गया। ठीक है, ये सभी सेवा क्षेत्र है। मौद्रिक नीति से संबंधित है। मेरे बच्चों मौद्रिक नीति से संबंधित है, क्या है बताओ? मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि कर सरकार का काम है। मौद्रिक नीति में बैंक वाला काम आएगा। किसका काम आएगा? बैंक वाला। और यहाँ पे बैंक वाला काम एक ही दिख रहा है, खुले बाजार परिचालन। ठीक है, क्योंकि सरकारी व्यय सरकार का काम है, टैक्स लेना सरकार का काम है, लोक ऋण यानी कि लोगों से ऋण लेना, उधार लेना सरकार का काम है, लेकिन ये बैंक का काम है। मौद्रिक नीति बैंक से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। किनेशियन यानी कि किनेशियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। भैया जो किनेशियन है वो किसके बीच संबंध को स्थापित करता है? तो आप सभी को पता है वो क्या करता है? आय और निवेश। क्या करता है? आय और निवेश के बीच संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया क्या है? निवेश और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है, याद रखेंगे। आगे देखो, गेहूं निम्न में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? चलो भैया गेहूं, तो आप लोगों को पता है। अब भैया ये भी प्रश्न पूछेगा, मुझे तो नहीं पता था, है ना। क्योंकि देखो अब गेहूं से चपाती रोटी भी बना लेते हैं, ब्रेड भी बन जाएगा, बिस्किट भी बनेगा, तो इनमें से सभी, है ना, इन सभी को बनाने वाले मध्यवर्ती वस्तु है गेहूँ। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। तो कुल मांग का मुख्य घटक है। कुल मांग का मुख्य घटक है, यानी कि प्यारे बच्चों एग्रीगेटेड डिमांड का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा। व्यक्तिगत उपभोग, निवेश, सार्वजनिक उपभोग, सभी है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया बेटा। चलो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यदि MPC 0.5 है, क्या है? MPC 0.5 है और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ है, तो अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि होगी। अब भैया MPC, तो आप लोगों को क्या पता है? MPC बराबर, पहले फार्मूला देख लो क्या होता है, बताओ जरा। MPC का फार्मूला अगर बताओगे तभी आपको पता चलेगा। तो MPC का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई, है ना। MPC का फार्मूला क्या होगा? MPC का फार्मूला होता है बेटा डेल I बाई डेल वाई। ठीक है, वाई। लेकिन यहाँ पे MPC क्या है? 0.5 है। MPC क्या है बेटा? MPC 0.5 है। देखना ध्यान से, एक मिनट को मैं इसको बनाता हूँ।
यहाँ पे MPC 0.5 रख दिया इक्वल टू, ये हो गया 100 और y हमें निकालना है। ठीक है, इधर से जाएगा उड़ेगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना। चलो इक्वल टू में हम बराबर बराबर करते हैं, 5 से 100 काटो कितना हो जाएगा 20। ओके, तो अब ये कितना हो गया बताओ। अब अगर देखा जाए ये तो y इक्वल टू निकाल दो तो कितना हो गया, 20 दैया में लग रहा 200 हो जाएगा, है ना। चलो ये 20 दैया 200 बराबर y, है ना। इधर 20 हो गया, इधर 10, तो 20 में 10 से गुना करो 200 और y कितना आ गया y, तो y बेटा 200 हो गया, कितना 200 करोड़, कितना हो गया 200 करोड़ हो गया। ऐसे निकाल लेंगे। तो मैंने बोला था कि फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपसे बनेगा। चलो आगे देखो, कमी की मांग, है ना। कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है, क्या बेटा, कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। तो मैंने आपको बताया था कमी की मांग के लिए जो उपाय होता है बेटा वो उसका सही उपाय दोनों है, एक तरह से देखा जाए तो राजकोषीय और मौद्रिक उपाय दोनों। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है। विकासशील यानी कि भैया पूरा विकास नहीं हुआ है, और पूरा विकास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो घाटे का बजट सबसे ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहते हैं। आप सभी को पता है भैया, परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि सरकार का संपत्ति का निर्माण नहीं होता है राजस्व व्यय में। किसमें, राजस्व व्यय में क्या होता है बेटा कि सरकार का न तो देयता कम होता है, न ही परिसंपत्ति का निर्माण होता है। आगे देखो, बजट में शामिल होता है। अब बजट में क्या क्या शामिल है भाई, तो बजट में हमारा राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा सभी शामिल है ना, बजट में तो ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, व्यापार संतुलन। अरे भैया संतुलन आ गया मतलब बराबर खोजो ना रे, कहाँ गया बराबर, नहीं है क्या। दृश्य वस्तु का निर्यात, दृश्य वस्तु का आयात, दृश्य वस्तु, दृश्यमान और अदृश्य दोनों वस्तुओं का निर्यात, दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं का आयात। ठीक है, दृश्य वस्तुओं का आयात, दृश्य वस्तुओं का निर्यात, इनमें से कोई नहीं बेटा। व्यापार संतुलन बराबर ये होता है कि दृश्य वस्तुओं का निर्यात और दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं का आयात। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि इसमें दृश्य और दृश्य दोनों दे रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आप सभी को देख सकते हो, यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये केवल ऑब्जेक्टिव है और अगले क्लास में मैं आपको सब्जेक्टिव करा दूंगा। तो ये मोस्ट VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थे, सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप रिपीट करते हो, रिवीजन करते हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी से अगले क्लास में हम इसके सब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे और सब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, और ऐसे ही रिवीजन करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।